हाँ सर। माउंटेन, जी माउंटेन जब पढ़ रहे थे हम लोग तो 4 थ्योरी देखे थे, पहला दूसरा तीसरा चौथा। पहला थ्योरी क्या था बताइए, इनके द्वारा दिया गया था और था क्या, नाम बताइए इसका। वैगनर के द्वारा दिया गया था महाविस्थापन का सिद्धांत। बिल्कुल, वैगनर के द्वारा दिया गया था, ठीक है, महाविस्थापन का सिद्धांत। दूसरा क्या हम लोग देखे थे, कन्वेक्शनल आर्थर होम्स। बिल्कुल आर्थर होम्स का देखे थे। उसके बाद हम लोग देखे थे समुद्री तल का जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी देखे थे, ये किनका था, हैरी हेंस। हैरी हेस। और फिर हम लोग देखे थे प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक्स जब देख रहे थे तो उसमें हम लोग बात किए थे 3 तरह के प्लेट बाउंड्री का, ठीक है। कौन कौन सी बाउंड्री थी, एक थी जो कन्वर्जन, बहुत बढ़िया, उसके बाद दूसरा डाइवर्जन। डाइवर्जिंग, और तीसरा ट्रांसफॉर्म। बिल्कुल ये 3 था, ठीक है। हमको ये बताइए, इसका देखिए नाम कह देता हूँ, ये 1 है, ये 2 है और ये 3। हमको ये बताइए कि फोल्डेड माउंटेन बनने के लिए तीनों में से कौन सा बाउंड्री चाहिए, पहला सर, पहला। नहीं 1 2 3 में बताइए, 1 2 3 में। 1 सर, 1। नहीं 1 तो नहीं है, 1 तो बिल्कुल 2 है ना। ये दोनों जब आपस में टकराएगा तभी तो एक ऊपर जाएगा और एक नीचे जाएगा, याद कीजिए, है कि नहीं। उसके बाद हमको ये बताइए कि कल जो है अभी जुड़ी है कि नहीं पता नहीं, आयशा नाम था शायद, पता नहीं क्या नाम था, उन्होंने एक सवाल किया था कटक के बारे में, याद है, कटक के बारे में पूछी थी, मिड ओशनिक रीच के बारे में। ये बताइए कटक बनने में, मिड रीच बनने के लिए किस तरीके की प्लेट बाउंड्री चाहिए होगी, डाइवर्जन सर, नहीं कन्वर्जन चाहिए। और डाइवर्जेंट। बिल्कुल डाइवर्जेंट चाहिए। देखिए कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ना, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। ये देखिए थ्योरी वगैरह है ना, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है, ठीक है। हम बात किए थे पहाड़ के बारे में जब, ठीक है, तो ये बात किए थे कि 2 बाउंड्री जो है ना वो आपस में टकराता है, टकराने के क्रम में जो हल्का बाउंड्री रहता है वो ऊपर उठ जाता है और जो भारी है वो नीचे चला जाता है, और जो उठ जाता है ना ऊपर की तरफ यही हमको पहाड़ के जैसा दिखता है। यही बात तो किए थे हम लोग, है ना। फिर याद कीजिए जब हम लोग कटक के बारे में बात कर रहे थे तो ये बात किए थे कि एक प्लेट बाउंड्री इधर की तरफ जाएगा और दूसरी बाउंड्री इधर की तरफ जाएगी। तो इससे होता क्या है कि नीचे जो मैग्मा फैला हुआ है, ये मैग्मा इसके बीच से निकलता है और इधर की तरफ और इधर की तरफ चला जाता है। अब कटक जो है ना ये महासागरों में बन रहा है, मिड ओशनिक रीच, नाम में ही MOR में ओशन आ रहा है, ओशन मतलब समुद्र, यानी MOR जो है मिड ओशनिक रीच, ये हमें सागर के अंदर बनेगा। अब खुद सोचिए आप ये बात कि अगर वहां पे सागर नहीं है और अगर तब वहां पे एक 2 प्लेट एक दूसरे से दूर चला जाए तब क्या बनेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी तो मैग्मा निकलेगा, ठीक है, यहाँ पे मैग्मा निकलेगा और ये अगर स्थल है तो ये यहाँ पे फैलेगा, तो यहाँ पे किस चीज का निर्माण होगा ये बताइए। लावा का सर। बिल्कुल, देखिए आप समझिए, इस बात को समझिए कि जब यही चीज समुद्र के अंदर हो रहा था तो ये धड़कता हुआ लावा इधर से निकलता था और इधर आके गिर जाता था और यहाँ आके गिर जाता था, ये फैल जाता था। इसको हम लोग कहते थे मिड ओशनिक रीच यानी कटक कहते थे, ठीक है, ये कटक था समुद्र के अंदर। लेकिन यही चीज जो है अगर स्थल पे होगा, सोचिए कि यहाँ से लावा निकला, ठीक है, ये ऊपर जाना चाह रहा है ऐसे, लेकिन चूंकि इसके पास फोर्स कम है तो ये फैल के इधर और फैल के इधर चला जाएगा, और फैलने के बाद जो होगा यहाँ पे आराम से जो है इस तरीके से फैल जाएगा और ये हमारा पठार का निर्माण करेगा, ठीक है, पठार बनेगा। पठार कैसे बनता है अब आप समझ चुके हैं। पठार आपसे पूछा जाएगा कि किस तरीके के प्लेट बाउंड्री के पास बनता है, तो ये बनता है हमेशा किस तरह के बाउंड्री पे, डाइवर्जन में। बिल्कुल डाइवर्जेंट पे बनता है। इसमें मैग्मा बाहर निकलता है और मैग्मा निकल के इधर और इधर की तरफ फैल जाता है और ये एक जो है टेबल नुमा आकृति पकड़ लेता है, ठीक है, समझ गए। ये हमारा जो है पठार किस तरीके से बनता है ये समझिए। अब पठार होता क्या है ये देखिए, ठीक है, बनता कैसे समझिए, अब होता क्या है ये देखिए। ये देखिए इसके बारे में हम लोग पहले से चर्चा कर चुके थे। ये क्या है, ये एक ऊंचा स्थल है जिसमें एक पीक यानी एक चोटी निकली हुई है, ठीक है। फिर हम लोग बात किए थे कि इसी तरीके का है, इसमें चोटी तो है लेकिन ऊंचाई इसके पास नहीं है, इसको हम लोग पहाड़ी नाम दिए थे, ठीक है, पहाड़ी याद होगा आपको, ये पहाड़ है, ये पहाड़ी है। उसके बाद एक जो है हम लोग बात किए थे कि ऊंचा स्थल होगा लेकिन इसके पास टेबल टॉप, मतलब ये क्या होगा, उसका जो ऊपर पीक होगा ना ये बिल्कुल फैला हुआ बहुत चौड़ा जगह होगा, ठीक, समतल होगा, ठीक है, और इसी को हम लोग जो है पठार कहते हैं। यानी पठार जो है वो एक ऐसा उच्च भूमि होता है, ठीक है, जो ऊंचा तो है लेकिन ये इसमें कोई चोटी नहीं रहता है, ठीक है, ये हमेशा जो है एक समतल के रूप में रहता है, ऊपर जो है ये समतल रहेगा, इसको टेबल के जैसा कह सकते हैं। अभी टेबल पे अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे इसी तरीके से टेबल जैसा वो दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा पठार हो गया। अब इसको
इससे क्वेश्चन क्या बनता है ये समझिए। पहला तो यही बन जाएगा कि पठार जो है किस तरीके की फ्लैट बाउंड्री पे बनता है। तो आंसर क्या कहेंगे आप लोग? डाइवर्जेंट सर। डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट पे कहेंगे, ठीक है। और पठार से सवाल और क्या बन सकता है, तो भारत में जो है बहुत सारा पठार पाया जाता है, ठीक है। तो हर बार जो है, जैसे लास्ट टाइम भी जो है बिहार में बीपीएससी में पूछा था, दंडकारण्य का पठार भारत में कहाँ पाया जाता है। तो यही सब हम मैप में जाएंगे, भारत का जो विभिन्न पठार है उसको देखेंगे और उसको याद कर लेंगे, तो इसी से हमारा सवाल बन जाएगा। पढ़ना क्या क्या है, पठार किन राज्यों में अवस्थित है ये देख लेंगे, इतना क्लियर हो जाएगा। देखिए परिभाषा समझिए, पठार क्या है। तो पठार जो है स्थल मंडल के वे ऊंचे स्थान है जिनका ऊपरी भाग समतल होता है, ठीक है, इनकी चोटी नहीं होती, और साथ ही साथ पठार जो है ये खनिजों का एक अच्छा स्रोत होता है। अब सोचिए कि ये खनिज का अच्छा स्रोत क्यों है, इस तरह समझिए। अब हम लोग पढ़े कि ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री पे बनता है पठार, ठीक है। और पठार जो है ये मैग्मा के निकलने से बनता है ना, अंदर जो लावा मैग्मा है उसके निकलने से बनता है। अब ये जो लावा मैग्मा है दरअसल ये है क्या, द्रवित अवस्था में मिनरल्स ही तो है, नीचे लोहा है, आपको पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे ये सियाल, सीमा और क्या पढ़ते हैं, निफेड। निफेड। सियाल सीमा का बताइए फुल फॉर्म क्या होगा? सिलिकॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन एल्युमिनियम, उसके बाद सिलिकॉन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम निकेल निकेल और फेरम। तो इससे साफ चल रहा है कि जो हमारा नीचे लावा है वो द्रवित अवस्था में, यही सब मिनरल्स ही तो है। तो जब प्लेटियों के रूप में यही लावा फैल के जब यहाँ पे ठंडा होके फैल जाता है, तो दरअसल यही क्या होगा, जब धीरे धीरे समय के साथ जब इसमें घर्षण होगा, ठीक है, घर्षण होगा, इरोजन होगा, तो यही जो है हमको मिनरल्स भी प्रोवाइड करेगा। तो आप गौर करेंगे कि भारत में वैसा वैसा जगह जहाँ पे पठार पाया जाता है, वहीं वहीं पे आपको कोयला, वहीं पे लोहा, वहीं पे तांबा, ठीक है, ये सब वहीं देखने के लिए मिलेगा। तो अब आप जब भी ज्योग्राफी में ये सब पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि वहां जरूर कभी ना कभी वहां पे उद्गार रहा होगा लावा का अंदर से, ठीक है। चलिए, जब हम लोग पठार, लावा, मैग्मा ये सब पढ़ ही रहे हैं, तो यहीं पे मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक साइकिल पढ़ा देता हूँ, ठीक है। चट्टान की जो है साइकिल होता है, उसको साइकिल को क्या कहेंगे हिंदी में, ठीक है, चक्र। रॉक साइकिल, हाँ चक्र, ओके, चट्टान का जो है ना चक्र है। देखिए इसको जो है सिंपल इस तरीके से समझिए, पहले समझिए, याद हम लोग बाद में करेंगे, ठीक है, पहले सिर्फ समझिए। देखिए हमारा पृथ्वी का जो है सतह है, इसके नीचे ये धधक रहा है, क्या है ये बताइए, लावा, ठीक है। हाँ, अब ये लावा जो है ये यहाँ कहीं से निकला, क्योंकि प्लेट इधर उधर गया है, यहाँ से लावा निकला, लावा निकल के क्या हुआ, इधर जमा हुआ, इधर जमा हुआ, इधर जमा हुआ, इधर जमा, और इस तरीके से करते करते यहाँ तक इतना में जमा हो गया है, ठीक है। अब जब ये लावा बाहर निकला और ठंडा होके जमा हो गया है, यहाँ पर जब जमा होने के बाद जब ये ठंडा होगा, ये काफी कड़ा हो जाएगा, ठीक है। और कड़ा होने के बाद ये किस तरीके का चट्टान बनाएगा, इसको कहेंगे, क्योंकि ये देखिए लावा जो है अंदर से क्या द्रवित है, अग्नि के रूप में निकला है ना, जब यहाँ पे ये जमा होगा तो इस चट्टान को हम लोग कहेंगे आग्नेय चट्टान, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। आग्नेय चट्टान वैसा चट्टान होता है जो लावा या मैग्मा के रूप में पृथ्वी के नीचे से निकलता है और ऊपर आके ठंडा हो जाता है। अब खुद समझिए एक बात, जब लावा निकला है, ठीक है, द्रवित अवस्था में, तो यहाँ जब ये ठंडा हुआ होगा बाहर की सरफेस पे, तो क्या इसमें लेयर्स बने होंगे? जब ये निकला होगा ना तो एक ही बार में होगा, ठंडा होके जम गया होगा, कहीं से भी इसमें लेयर्स नहीं बने होंगे, ये एक ही बार में निकला होगा और सब जो है एक साथ जमा हो गया होगा, ठीक है। आपसे पूछेगा इग्नियस रॉक किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि वैसा जो मैग्मा और लावा के ठंडा होने से बनता है उसको इग्नियस रॉक कहते हैं। इसमें लेयर्स नहीं पाए जाते हैं। अब खुद आप सोचिए, बताइए, इसमें नहीं है, क्या इसमें किसी प्रकार का जीव जंतु का अवशेष रहा होगा इस पत्थर में, इग्नियस रॉक में? नहीं। नहीं सर। खुद सोचने की बात है कि जब ये लावा अंदर से निकल रहा है और निकलने के बाद ठंडा हुआ है, उतने गर्म लावा में जो लाल धधकता हुआ रहता है, उसमें किसी प्रकार का जीव जंतु का निवास हो सकता है क्या? रहेगा भी तो जल जाएगा, यानी इसमें नहीं है, इसमें किसी प्रकार का फॉसिल भी नहीं है, ठीक है। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, क्रिस्टल हो चुका है। ये हमारा हो गया इग्नियस रॉक, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक, ठीक है। अगला देखिए, इग्नियस रॉक के बाद जो है इसमें क्या होता है, यही रॉक जब है बहुत सालों तक, इग्नियस रॉक पर बहुत सालों तक बारिश होता रहता है, ठीक है, यहाँ से हवा चलती रहती है, ठीक है, या यहाँ कभी क्या होगा कि कोई जानवर जो है वो घूम फिर रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, इन सब चीजों से बहुत ज्यादा अपर्दन और क्षरण होगा। अपर्दन और क्षरण आप लोग जानते होंगे, ठीक है, इरोजन इसको इंग्लिश में कहते हैं, वेदरिंग इरोजन कहते हैं, मास मूवमेंट कहते हैं। तो यही रॉक का जब क्या होगा कि धीरे धीरे ऊपर से मान के चलिए हवा, अगर हम लोग
हवा मान के चलिए ले लेते हैं, इरोजन का एक कारण ले लेते हैं। तो हवा आया, यहाँ से चला, बहुत सालों तक क्या होगा, इरोजन के कारण ये ऊपरी जो सतह होगा ये खुरदुरा हो जाएगा और इसको क्या होगा, हवा जो है उड़ा देगी, ठीक है। और उड़ा के इसको क्या करेगी, इसको दूसरे जगह पर स्थापित कर देगी, ठीक है। यहाँ से उड़ा ये एक लेयर और यहाँ पे आके जमा हो गया, ठीक है, ये जमा हुआ है। अब क्या होगा कि यहाँ पे फिर बहुत सालों के बाद क्या होगा, ये इरोजन का काम तो चलता जा रहा है धीरे धीरे, तो एक लेयर फिर इसके ऊपर उड़ के आके इकट्ठा हो गया। फिर कुछ सालों के बाद फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे आके एक लेयर इकट्ठा हो जाए। यानी ये जो दूसरे प्रकार का हम लोग चट्टान पढ़ रहे हैं, ये क्या होगा, बहुत सारे लेयर्स में और बहुत दिनों के बाद बना है, ठीक है। और इस प्रकार के चट्टान को हम लोग कहते हैं, इसको कहते हैं अब शादी पता अवसाद। यानी क्या हुआ है कि यहाँ जो इग्नियस रॉक के अवसादों से, ठीक है, इसके बचे खुचे हुए जो चीज हैं उससे जो बना हुआ रॉक है, इसी को हम लोग अवसादी चट्टान कहते हैं। इसी को हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंट्स के जमा होने से बना हुआ रॉक को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं, ठीक है। अब इस क्या क्या होगा ये समझिए, क्या इसमें फॉसिल्स हो सकता है, जीवाश्म। सोचने की बात है कि ये बहुत समय में बना है, बहुत दिनों पे बना है, यहाँ पे कोई गर्मी नहीं है, कोई आग नहीं है, तो सोचने की बात है यहाँ पे जरूर पेड़ पौधा उगा होगा। पेड़ पौधा उगा होगा तो जरूर यहाँ पे इसको जानवर खाने आए होंगे, जरूर यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे रहा होगा। तो क्या जब यही बहुत सालों के बाद दबते चला जाएगा तो वही पेड़ पौधा, वही जानवर फॉसिल्स का निर्माण करेंगे, ठीक है। यानी यही यहाँ पे पेट्रोलियम, यही यहाँ पे कोयला, इन सब चीजों का निर्माण करेंगे, ठीक है। और इसमें लेयर्स होंगे, लेयर्स बताइए होगा कि नहीं, होगा सर। होगा। ओके, लेयर्स भी होंगे। देखिए इसमें लेयर्स भी नहीं थे, इसमें फॉसिल्स भी नहीं थे, और ये क्रिस्टलाइन था। इसमें फॉसिल्स भी हैं, इसमें लेयर भी हैं, लेकिन ये क्रिस्टलाइन नहीं है। ये क्रिस्टलाइन क्यों नहीं है, क्योंकि एक साथ नहीं बना है, एक बार नहीं बना है। ये इग्नियस रॉक के बार बार अपर्दन होने से बहुत समय के बाद बना है, ठीक है। इसकी मजबूती कैसी होगी बताइए, इग्नियस रॉक की मजबूती कैसी होगी, ज्यादा मजबूत होगा कि कम मजबूत होगा, ज्यादा मजबूत होगा, ज्यादा मजबूत। और ये सेडिमेंट्री रॉक है, ये कैसा होगा, ये कम कम मजबूत रहा, मजबूत होगा, तुलनात्मक रूप से कम। तुलनात्मक रूप से कम रहा होगा। ये देखिए दो टाइप का जो है रॉक समझने में कोई दिक्कत आया होगा तो बताइए, आप लोग कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो पूछ सकते हैं। हम लोग तीसरे क्रम के चट्टान पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि आगे बढ़े, ठीक है आगे चलते हैं। देखिए ये हो गया हमारा इग्नियस रॉक, ये हमारा हो गया सेडिमेंट्री, ये अग्नेय चट्टान, ये अवसादी चट्टान। और तीसरे प्रकार का चट्टान है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक। रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित बिल्कुल मेटामॉर्फिक, इसको हिंदी में कहते हैं, और रूपांतरित। समझिए रूप नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी चीज का ना जरूर यहाँ रूपांतरण हुआ होगा, ठीक है। उसके पुराने रूप में ही क्या हुआ होगा, कुछ बदलाव आ गया होगा। होता क्या है, यही अग्नेय चट्टान और यही अवसादी चट्टान बहुत हजारों सालों तक जो है प्रेशर, ठीक है, प्रेशर मतलब दाब, और टेम्परेचर यानी तापमान, इन्हीं सब से घिरा रहता है बहुत सालों तक। तो क्या होगा कि इसके रूप में, इग्नियस और सेडिमेंट्री के रूप में क्या होता है, चेंज आ जाता है, बदल जाता है। और यही बदल के कैसा बन जाता है, मेटामॉर्फिक बन जाता है, ठीक है। हम लोग तीन तरह के, अब इसको हम एक बार मिटा देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग समझ चुके हैं, रिवाइज कर लेंगे। चलिए तीन प्रकार का चट्टान कौन कौन सा देखे थे बताइए, आग्नेय, इग्नियस और मेटामॉर्फस। और मेटामॉर्फिक। बिल्कुल। अब देखिए इसको जो है ना, जैसे बुक वगैरह में छपता है, हम लोग वो एक रूप देते हैं, ठीक है। बुक में कैसे छपता है ये समझिए, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। देखने में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। देखिए उसमें क्या करता है, पहले इग्नियस लिखेगा, ठीक है, यानी अग्नेय चट्टान, फिर यहाँ पे लिखेगा सेडिमेंट्री, फिर यहाँ लिखेगा मेटामॉर्फिक। बताइए ये सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक क्या खुद से बना है, यानी शुरुआत तो हमेशा चक्र का कहाँ से होगा, इग्नियस। इग्नियस। और इग्नियस के अपर्दन से क्या बनेगा, सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्री। अब यहीं पर बुक में क्या कर देगा, यहीं पे लिख देगा वेदरिंग, ठीक है। अब यही सेडिमेंट्री जो है इसका मेटामॉर्फिज्म हो जाता है, यानी रूपांतरण होता है। और इग्नियस का भी क्या होता है, रूपांतरण। कैसे होता है, टेम्परेचर और हीट और प्रेशर की से, वजह से। टेम्परेचर हीट प्रेशर से। बस इसी तरीके का सर्कल दिखा देता है, और बुक में जो है इसका नाम दे देता है रॉक साइकिल। अब बताइए रॉक साइकिल आप लोगों को समझ में आया, कहीं से कोई क्वेश्चन राइज हो रहा है तो पूछ सकते हैं। ये पहले से समझे में कोई दिक्कत था क्या, आज तो क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इससे आसान भाषा तो नहीं लिखा हुआ है कहीं भी, ठीक है। हम लोग क्या क्या पढ़े, तीन प्रकार का चट्टान पढ़े, 1 2 3 इग्नियस,
बस ठीक है इसमें थोड़ा एग्जांपल दे दिया जाता है, बिल्कुल पूछ लिया जाता है। हाँ सर एग्जाम कोई नहीं। आप देखिए एग्जाम्पल जो है वो तो फैक्ट है ना, समझ में जब एक बार आ गया है ना तो आप बना ही लेंगे। कितना आसान होगा। इग्नियस एक दो नाम याद कर लेंगे और उसका रूपांतरित नाम याद कर लेंगे, ग्रेनाइट का गैब्रो हो जाएगा, है कि नहीं, यही तो होता है ना। एक बार देख लीजिएगा इसको, नहीं तो बाकी हम जब मिनरल्स पढ़ाएंगे ना, तो अभी पढ़ा देंगे ना ये चीज, तो हर चीज को ना एक सिलसिले से चलना चाहिए, ठीक है। अभी पढ़ा देंगे बोझिल लगेगा, ठीक है। अभी हम लोग चूंकि प्लेट में मैग्मा लावा पढ़े इसलिए रॉक साइकिल समझ लिए। जब मिनरल्स पढ़ेंगे ना तो मिनरल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, कार्बनिक मिनरल्स और अकार्बनिक, ठीक है। अकार्बनिक में क्या होगा, धात्विक आ जाएगा। जैसे धात्विक आए नहीं पर जो है हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। मेटामॉर्फिक कौन सा है और इग्नियस कौन सा है, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या पूछता है हम आपको बता देते हैं। बीपीएससी अगर अपना लेवल ऊंचा करेगा ना तो क्या पूछेगा हम अभी समझाते हैं। पूछेगा आपको, कहेगा कि निम्न मतलब कुछ कथन दे देगा, कहेगा कि बताइए किस प्रकार का चट्टान की चर्चा की जा रही है, ठीक है। पहला कथन देगा, इसमें इसमें लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं और ये क्या कहते हैं उसको, क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होता है। बताइए ये किस तरीके का चट्टान। ऑप्शन दे देगा आपने अब नहीं होगा, अब शादी होगा, सेडिमेंट्री होगा, क्योंकि सेडिमेंट्री में ही अवसाद में लेयर्स बनता है और इसी में फॉसिल्स रहते हैं, फॉसिल्स पाए जाते हैं। ठीक है। पूछ देगा, इसमें लेयर्स नहीं रहते हैं, फॉसिल्स नहीं रहते हैं, लेकिन इसमें क्रिस्टलाइन रहता है, अब कौन सा होगा। इग्नियस। और तीसरा पूछ देगा कि वैसा चट्टान कौन सा है जो अग्नीय और सेडिमेंट्री के रूपांतरण से बनता है, यानी उसके टेम्परेचर और ताप में जाने से बनता है, तो बता दीजिएगा मेटामॉर्फिक, ठीक है। तो रॉक साइकिल समझ में आ गया ना, आगे चले जी, आगे चलते जी हैं, सर ठीक है। आगे बढ़िए। ओके, पठार समझ में आ गया था क्या है। पठार को बनने किस तरह का बाउंड्री चाहिए, डाइवर्जेंट बाउंड्री चाहिए। डाइवर्जेंट बाउंड्री में जब लावा निकल रहा था उसे हम लोग रॉक साइकिल भी समझ लिए। अब सवाल कहाँ से बनता है वो समझिए। ये सवाल बनता है आपको भारत में कहाँ कहाँ पे कौन सा पठार है ये समझिए। पहले भारत के आसपास समझ लीजिए कहाँ पे है। पहले ये देखिए के ऊपर में, ठीक है, यहाँ पे पामीर का पठार है, ठीक। उसके बाद कश्मीर के थोड़ा बगल में आ जाइए तिब्बत, यहाँ पे तिब्बत का पठार। तो पामीर का पठार और तिब्बत का पठार ये दो याद रखेगा, कंफ्यूजन कई बार होता है। पामीर का पठार कश्मीर के ऊपर है, तिब्बत का पठार कश्मीर के बगल में, ठीक है। ये दो चीज हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि पामीर का पठार और तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा और दुनिया का सबसे बड़ा पठार। ये नीचे मिलेगा कि बड़ा कौन सा है और ऊंचा कौन सा है, तो ये हम लोग बाद में देखेंगे। पहले ये समझिए कि हम लोग भारत के विभिन्न पठारों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये समझिए, मैप जो है यहाँ पे हो सकता है कि इसका यूनिट जो है आकृति ठीक नहीं है, तो यहाँ से बस ये समझ लीजिए कि पहले देखिए यहाँ मेवाड़ है, ठीक है, फिर मालवा है और फिर इसके बगल बुंदेलखंड है, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए हम आप लोगों के लिए एक मैप भी अटैच कर दिए हैं, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या पढ़े हैं वो देखिए, मेवाड़, मालवा और बुंदेलखंड, तो उसको हम लोग यहाँ पे चिन्हित करेंगे। मेवाड़, ठीक है, मालवा और ये रहा हमारा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड वाला इलाका कौन सा है, वो जो झांसी वगैरह पढ़ते हैं ना, ये सब बुंदेलखंड के रीजन में आता है। यहाँ पानी की बहुत समस्याएं हैं, ठीक है। अगला देखिए, तीन हम लोग पढ़ लिए। अब आता है बाघेलखंड। बाघेलखंड का इलाका कौन सा है, ये वाला इलाका बाघेलखंड का है, उत्तर प्रदेश के पास है। अब देखिए जो झारखंड, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है, ये हमारा छोटा नागपुर का क्षेत्र है, ठीक है। अभी हम याद भी करवा देंगे, आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। छोटा नागपुर का क्षेत्र हो गया। अगला देखिए इसके बगल में नीचे जो है ये हमारा महाराष्ट्र जो है पे, इस तरीके से तीन राज्यों में इसको हम लोग कहते हैं डक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं, डक्कन ट्रैप, दक्कन का पठार, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला इलाका है, यहाँ पे दंडकारण्य का पठार है, ठीक है। उसके बाद ये जो डक्कन ट्रैप अभी हम लोग पढ़े थे, डक्कन वाला जो महाराष्ट्र और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था, इसको तीन अलग अलग नाम से जानते हैं। कर्नाटक वाले को कर्नाटक का पठार, आंध्र वाले को आंध्र का पठार, तेलंगाना वाले को तेलंगाना का पठार, और महाराष्ट्र में भी एक पठार है, ठीक है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। उसको दक्कन के नाम से ही जानते हैं। ये भारत का ना कुछ मुख्य मुख्य पठार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग पहले ये पढ़िए बुंदेलखंड के बारे में, इसका कुछ इंपॉर्टेंस है, इसको रीडिंग लगाते हैं। और रीडिंग जैसे लगाएंगे ना तो ये देखिए ये सब उतना नहीं है, इंपॉर्टेंट है मैप समझना कहाँ पे कौन सा है। बस एक बार इसको रीडिंग लगा लेते हैं, वो हम लोग के लिए काफी हो जाएगा। बुंदेलखंड का पहाड़ के बारे में देखिए क्या कहता है, पठार के बारे में। बुंदेलखंड का जो पठार है ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। चलिए मैप में देख लेते हैं एक बार। बुंदेलखंड का पठार ये बनाए थे, इसका नाम लिखते बुंदेलखंड।
चलिए ये बुंदेलखंड हो गया। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है ना, हाँ नहीं कीजिए आप लोग, ठीक है, यहीं पे याद भी करते जाना है मैप में। बुंदेलखंड जो है ये यूपी और एमपी के किनारे पे है, मैप में दिखा दिए हैं। अगला देखिए क्या कह रहा है, और यह जो है बेतवा नदी के बेसिन में है। अभी हम लोग केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में पढ़ते हैं ना, वो कहाँ पे, वो इसी क्षेत्र में तो है, यहीं पे है, ठीक है। अगला देखिए, अगला पढ़ते हैं बाघेलखंड का पठार। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। चलिए पहले बाघेलखंड बना लेते हैं, ये हमारा बाघेलखंड है, ठीक है, बाघेलखंड है। ये बुंदेलखंड है, और बाघेलखंड है कहाँ, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं, आप जो है थोड़ा थोड़ा रिपीट भी करते जाइएगा, ठीक है ना, अपने मुंह से जो बोलते भी जाइएगा, ताकि ये नाम चिपके आपके दिमाग में। बाघेलखंड हो गया। बाघेलखंड के बारे में क्या कहता है, ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में, और ये जो है बुंदेलखंड को और छोटा नागपुर को अलग करता है, ठीक है। देख लेते हैं कर रहा है क्या। यहाँ देखिए ये बुंदेलखंड है, ठीक है, ये बुंदेलखंड है ना, और ये हमारा छोटा नागपुर है, उसके बीच में क्या है, बाघेलखंड है। ये कह रहा है बिल्कुल, तो यहीं पे है, इसको लिख लेते हैं, ये हमारा हो गया छोटा नागपुर। ओके, अगला नाम देखते हैं। चलिए थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं, देखने में दिक्कत होगा तो बताइएगा, हम जूम आउट करेंगे। अगला देखिए, छोटा नागपुर को देख लिए। छोटा नागपुर को जो है भारत का रूर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ये बताइए रूर स्टेट जो है ये वर्ल्ड में फेमस क्यों है, और ये किस देश में अवस्थित है। जर्मनी। बिल्कुल ये जर्मनी में है, क्योंकि रूर प्रदेश, बिल्कुल जर्मनी में जो है रूर प्रदेश जो है वहाँ बहुत ज्यादा मिनरल्स है, बहुत ज्यादा मिनरल्स है, ठीक है। इसी वजह से उसको विश्व में बहुत प्रसिद्धि मिली। और भारत में जो है छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है ये भी बहुत ज्यादा मिनरल से भरा हुआ है। मतलब जब हम लोग मिनरल चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आप पाएंगे कि यहाँ पे धात्विक, अधात्विक, कार्बनिक, पेट्रोलियम, हर प्रकार का धातु यहाँ पे मिलता है। इसीलिए छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, छोटा नागपुर बारे में क्या कहता है। ये झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल तथा बिहार, उड़ीसा तक फैला हुआ है। इसको फैला के देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए देखिए, झारखंड में फैला हुआ दिख रहा है, वेस्ट बंगाल में फैला दिख रहा है, उड़ीसा में फैला दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में दिख रहा है, यानी ये हम लोग ठीक बनाए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला हम लोग पढ़ेंगे शिलोंग का पठार। शिलोंग का पठार, शिलोंग कहाँ है बताइए, भारत के किस राज्य में अवस्थित है। मेघालय। मेघालय। मेघालय में जो हम लोग पढ़े थे गारो खासी जयंतिया, वो पहाड़ी भी था, ठीक है, क्योंकि वो पहाड़ी के रूप में है, दिखता है वो, इसलिए उसको पहाड़ी में पढ़ते हैं, लेकिन वो असल में है क्या, वो है ठीक है, वो बिल्कुल वो पठार के ही हिस्से में आता है, ठीक है। तो गारो खासी जयंतिया याद रखिएगा, यहाँ पे मेघालय में। अगला नाम देखते हैं, अगला नाम है दक्कन का पठार, ठीक है। और दक्कन का पठार है कहाँ, अच्छा ये दक्कन का पठार है, भारत का सबसे बड़ा पठार है। अभी हम लोग बात भी किए थे कितना बड़ा, ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। और दक्कन का पठारों का ग्रुप, बिल्कुल पठारों का ग्रुप है, और चूंकि ये इतना बड़ा है तो इसको ना फिर सब हेडिंग छोटे छोटे टुकड़ों में भी बांट के देखा जाता है। क्या टुकड़ा है, तो एक का नाम दक्कन ट्रैप है। दक्कन ट्रैप किसको कहते हैं, जो महाराष्ट्र है ना, दक्कन ट्रैप कहते हैं। ये काली मिट्टी से बना हुआ है, ठीक है, बेसाल्टिक। उसके बाद हम लोग कर्नाटक का पठार देखते हैं, ये कर्नाटक में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं मध्य प्रदेश का पठार, तो मध्य प्रदेश में होगा, सॉरी आंध्र प्रदेश का पठार है, वो आंध्र प्रदेश में होगा। फिर दंडकारण्य का पठार है, ठीक है, और दंडकारण्य का पठार है कहाँ, तो ये हम लोग छत्तीसगढ़ के नीचे पढ़े थे, ये क्या है, ये दंडकारण्य का पठार है, ये बीपीएससी के द्वारा पूछा भी गया था। ओके, फिर हम लोग तिब्बत का पठार और पामीर का पठार बात किए थे। तो देखिए तिब्बत का पठार है ना, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो तिब्बत है, यहाँ पे जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ठीक है। और यहाँ पे जो है पामीर का पठार, जो विश्व का सबसे बड़ा पठार, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा ये है, और ऊंचाई में सबसे बड़ा ये है। इसका नाम हम लोग दे देते हैं तिब्बत का पठार, इसका नाम दे देते हैं पामीर का पठार। चलिए, इसका नाम क्या था, मेवाड़, ठीक है, इसका मालवा, इसका क्या नाम था, ये थर्ड बुंदेलखंड, खंड, ये छोटा, ये गारो का पठार, ठीक है। ये देखिए दक्कन ट्रैप था, ये आंध्रा का पठार, ये कर्नाटक का पठार, ये तेलंगाना का पठार, और ये था दंडकारण्य का पठार। इतना पठार जो है हम लोगों को याद करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 में 1 2 3 9, ठीक है, बस इतना ही है। इसको याद करना बहुत आसान है, हम लोग अभी रीडिंग लगाए हैं ना, उसी से आपको आधा चीज तो याद हो ही गया होगा, ठीक है। एक बार जो हम लोग रिकॉल करते हैं ना, इसको एक्टिव रिकॉल मेथड कहते हैं, यहीं पे है, इसको याद करके फिनिश करना है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें आपके दिमाग में गई होंगी ना, बस वही यहाँ पे आपको बताना है। हम मैप खोल लेते हैं एक बार,
ये हमारा भारत का मैप है, ठीक है। दिख रहा है क्या मैप, आप लोगों को दिख रहा है? जी। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पहले तो हमको ये बताइए कि ये कौन सा पठार है जो भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ था और भारत का सबसे बड़ा पठार था? दक्कन का पठार, बिल्कुल। अब दक्कन का पठार जो है महाराष्ट्र में इसको किस नाम से जानते हैं? दक्कन। दक्कन, ठीक है। आंध्र प्रदेश में? आंध्र प्रदेश का पठार। कर्नाटक में? कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार। तेलंगाना में? तेलंगाना का पठार। तेलंगाना का पठार। याद करना बहुत इजी है। चलिए, एक पठार है जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार इन क्षेत्रों में फैला हुआ, 4। छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का पठार। का पठार। एक पठार मेघालय में है जिसको पहाड़ी के नाम जाना जाता है। शिलोंग का पठार। शिलोंग। शिलोंग का पठार। या ठीक है। गारो खासी। चलिए, मेघालय का पठार भी कहीं कहीं होता है। बिल्कुल। हमको ये बताइए कि ये जो छोटा नागपुर है और यहाँ पे पठार है, ठीक है, इसका नाम क्या है? बुंदेलखंड। बुंदेलखंड। दोनों के बीच में पठार है। बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पठार। बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड। और एक यहाँ पे है मालवा का पठार। मेवाड़, मालवा। मालवा, मेवाड़। मेवाड़। पहला मालवा, दूसरा मेवाड़। वन में क्या होगा, मेवाड़ की मालवा? मालवा। मेवाड़। मेवाड़। गलत, मेवाड़ होगा। अब ये समझिए, सिंपल ये मेवाड़। समझिए, मेवाड़ जो है ना, मेवाड़, अब सोचिए कि ये राजपूतों में हम लोग पढ़ते हैं ना, हिस्ट्री में मेवाड़ आता है। अब मेवाड़ जो है राजपूतों का, ये कहाँ पे होगा? ये राजस्थान में होगा, ठीक है। तो राजस्थान में हम लोग इसको बनाएंगे। एक सेकंड, राजस्थान में, चलिए सिंपल महाराष्ट्र। मेवाड़ है, ठीक है। और मेवाड़ के ठीक ऊपर में क्या होगा? मालवा, ठीक है। उसके बगल में बुंदेलखंड, बाघेलखंड, छोटा नागपुर, गारो खासी जनता यानी शिलोंग की पठारी, फिर ये दक्कन ट्रैप, आंध्रा का पठार, तेलंगाना का पठार और कर्नाटक का पठार। और ये एक पठार है छोटा, सॉरी, छत्तीसगढ़ में, इसका नाम क्या है? दंडकारण्य। दंडकारण्य। और ये दंडकारण्य का पठार, इसका जिक्र हम लोगों के रामायण में भी कई बार मिलता है, ठीक है। हाँ सर। याद रखिए, है ना, मिलता है ना। दंडकारण्य क्षेत्र से जो है श्री राम जब जा रहे थे तो यहाँ इसका बताते थे, यहीं से शुरू हो गया था, है ना, अरे तो यस सर, राक्षस। ठीक है, याद हो गया ना लोगों को? ठीक है, हाँ जी, हाँ सर। बिल्कुल। इसको थोड़ा सा जो है हम लोग यहीं पर याद हो गया होगा, आप श्योर है, बट 2 मिनट और लगेगा, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। हम पहले नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा। चलिए, ये समझ में आया क्या क्या बनाया गया है? ठीक, यस सर। कुछ ना कुछ नाम रहा होगा, ठीक है। सोच समझ के इसका जवाब आप लोग दीजिएगा, ठीक है। ओके, अब ये बताइए 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ है वहाँ कौन सा पठार होगा? बघेलखंड। बघेलखंड। बागेलखंड के बारे में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में छोटा अवस्थित नागपुर। नागपुर और बुंदेलखंड को अलग करती है, ठीक है। उसके बाद ये बताइए, नंबर बताइएगा, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसमें से जहाँ से बेतवा नदी बहेगी? बेतवा नदी मालवा मेवाड़ के बीच का। मालवा मेवाड़। नंबर बताइए, नंबर। 9 9 और 7। 9 7। गलत कह रहे हैं, गलत। याद कीजिए, 3 केन बेतवा कहाँ था? 3 नंबर में था ना, बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की समस्या है, उसको दूर करने के लिए भारत का पहला नदी जोड़ो परियोजना चल रहा है, केन बेतवा परियोजना, ठीक है। बेतवा परियोजना यहाँ जरूरी है क्योंकि बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वो पानी की गंभीर समस्या से गुजर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब आर्टिकल पढ़ेंगे आप, यहाँ पे इतनी समस्याएं हैं सामाजिक स्तर पर कि यहाँ पे जो है मतलब जो पुरुष होते हैं उनकी शादी तक नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे जो परिवार के लोग होते हैं अपनी बेटियों को यहाँ पे ब्याहते नहीं है। उनका मानना है कि जो वहाँ पे स्त्रियां होंगी उनको पानी लाने में ही जो है उनका पूरा दिन निकल जाएगा। इस वजह से ये इतनी समस्या निकल के आ गई है। इस वजह से यहाँ पे केन बेतवा लिंक परियोजना है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जो है आपको नेशनल पार्क भी है, ठीक है, जहाँ से केन बेतवा नदी गुजर रही है। कौन सा नेशनल पार्क है बताइए किसी को? पेंच। चलिए देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए अगला बताइए हमको।
15 नंबर क्या होगा बताइए, 15 नंबर। दंडकारण्य। 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 20 नंबर में क्या है? मेघालय शिलांग शिलांग। का पठार। मेघालय शिलोंग का पठार। बताइए हमको कि मेवाड़ का पठार कौन सा होगा, 9 की 7? 9। 9। नौ। 9 होगा 9। 9। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है क्या यहाँ से? इस याद हो गया आप लोगों को, आगे बढ़ा जाए। जी। सर मेवाड़, सर मालवा मेवाड़ का एक्सप्लेन कीजिएगा। मेवाड़ जो है, मेवाड़ मेवाड़ जो है हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं ना, मेवाड़ के बारे में। पद्मावती जो थी, पद्मावती राणा रतन सिंह के साथ उनका विवाह हुआ था, ठीक है। उनके ऊपर कौन सी उपाधि की गई है? 12 मासा है ना, उसमें पद्मावती है। अब बताइए उनका जिक्र जो है वो मेवाड़ के साथ ही तो होता है। अब मेवाड़ होगा कहाँ? तो ये गुजरात, ये राजस्थान में होगा, ठीक है। मेवाड़ कहाँ है? राजस्थान में। और मालवा कहाँ है? राजस्थान के में ही है, लेकिन मेवाड़ से थोड़ा ऊपर है, ठीक है। मालवा MP में है। चलिए मिटाएं आप इसको। यस सर। चलिए आगे बढ़ते। आप लोगों को याद हो गया है, हम लोग इसको कल फिर रिपीट करेंगे, परसों फिर रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग जो है आइलैंड के बारे में बात कर रहे थे, है ना, द्वीपों के बारे में। और बात ये किए थे कि ये इसमें पूछने के क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये छोटे से ही द्वीप में, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में ही इतना ज्यादा फैक्ट छिपा हुआ है कि उससे कंफ्यूजन लोगों को होती रहती है, ठीक है। हम लोग इसको आज याद करके खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे आपको पहाड़ याद हो गया है, पठार याद हो गया, उसी तरीके से आज जो है द्वीप भी याद हो जाएगा, तो सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है ना छोटे छोटे टॉपिक्स हैं द्वीप वगैरह का, इन सब से जो है 100% जो है एक्यूरेसी आने की संभावना रहती है, ठीक है? बस एक बार इस पे मेहनत है, आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। आइलैंड के बारे में पढ़ते हैं। पहले ये समझिए कि भारत जो है ये हमारा तीन हिस्सा, ये इस तरीके से समुद्र से घिरा हुआ है, ठीक है। बताइए 1 नंबर पे कौन सा वो है, समुद्र है? अरब सागर। अरब सागर, अरेबियन सी। और दूसरे नंबर पे बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अब अरेबियन सागर में जो है ना, यहाँ पे एक द्वीप समूह है, इसका नाम क्या है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप, ठीक है। गुजरात के पास द्वीप का समूह है, इसका नाम क्या है? दमन द्वीप और दामन नागर। नहीं, गुजरात के पास सिर्फ दमन और दीव है, ठीक है। जी। और महाराष्ट्र के पास है दादर नगर हवेली, ठीक है, दादर और नगर हवेली। अच्छा ये बताइए, दमन दीव और नागर हवेली का हेडक्वार्टर कहाँ है? चारों को मिला दिया गया है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया है? दमन सर। बिल्कुल, दमन में बनाया गया है, ठीक है, ओके। तो ये समझ लीजिए कि दमन दीव जो है और नागर हवेली वगैरह ये अरब के अरब सागर से ही संबंधित है, ठीक है। तो इसमें पूछने वाला सवाल नहीं बनता है, ठीक है। पूछा यही जाता है कि दमन दीव जो है किस राज्य से सर्वाधिक निकट है, और दादर नगर हवेली सबसे ज्यादा निकट किससे है। तो ये आप क्लियर हो गया, आपको गुजरात और महाराष्ट्र से है, ठीक। हमारा सवाल जो है ना ये लक्षद्वीप और ये हमारा अंडमान निकोबार से बनता है। अंडमान निकोबार से तो बहुत ज्यादा बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसमें 204 द्वीप है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप है, तो इससे सवाल ज्यादा बनता है, ठीक है। उसका लक्षद्वीप जो है इसमें कुल 36 द्वीप है, लेकिन अगर हम लोग पूरे अरेबियन सागर की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर 43 द्वीप हैं, ठीक है। तो 43 किस में है? याद रखिएगा, 43 अरब सागर में है, 24 जो है ये हमारा बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप की बात कीजिए सबसे पहले, तो लक्षद्वीप की राजधानी बताइए कहाँ है? कावारती। अच्छा लक्षद्वीप जो है ना, इसमें 36 द्वीप तो हम आपको पता है 36, लेकिन इसमें सब पे लोग निवास नहीं करते हैं। इस पे मात्र 10 आइलैंड ऐसे हैं जिसपे व्यक्ति लोग निवास करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी पे लोग निवास नहीं करते हैं, और ये सबसे छोटा है, ठीक है, छोटे छोटे द्वीप बने हुए हैं। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो हमारा लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप, इसका जो हाईकोर्ट है, ठीक है, हाईकोर्ट, ये भारत के किस राज्य में इसका हाईकोर्ट पड़ता है? केरला। केरल। केरल के कोची में इसका हाईकोर्ट भी वहीं पड़ता है, ठीक है। अच्छा ये अंडमान निकोबार का कहाँ पड़ता है? कोलकाता। वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब जो है हम लोग इस पे बात करते हैं लक्षद्वीप पे। लक्षद्वीप जो है ये कोरल से बना हुआ है। कोरल के बारे में आप लोगों को आइडिया है? पहले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कोरल क्या होता है, ठीक है। अगर आप लोगों को समुद्री जीव होते हैं जो कि, ठीक है, तो आप इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, आप लोगों को आइडिया है ना कोरल के बारे में? बताइए कोरल ब्लीचिंग में कॉन्सेप्ट है, बताइए क्या होता है कोरल ब्लीचिंग? किन्हीं को आइडिया है तो बताइए कोरल ब्लीचिंग क्या होता है? जब वो
उनकी जब डेट जाती है जब समुद्र का तापमान बढ़ने लगता है तो उसमें जो जीव रहता है ना वो मृत्यु हो जाता है, उसी को सर ब्लीचिंग उससे तो CaCO3 निकलता है। देखिए जो रंगीन हो जाता है। जूजेंथली जो है वो कोरल में रहता है, ठीक है। अब जूजेंथली जो है कोरल में जब जाता है ना तो इसको कलर प्रदान करता है, रंग। लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से और सैलिनिटी बढ़ने से क्या होता है कि जूजेंथली का डेथ हो जाता है, मर जाता है। और मरने से क्या होता है, ये जो कलर देता था ना ये कलर देना बंद हो जाता है। इसी की वजह से जो कोरल है ना ये दूर दूर तक उजला प्रतीत होता है, सिर्फ व्हाइट नजर आता है। यही व्हाइटनेस जो कोरल्स में आ जाते हैं इसी को कहते हैं कोरल ब्लीचिंग, ठीक है। कोरल ब्लीचिंग समझ में आ गया। लक्षद्वीप जो है ये कोरल द्वीप है, याद रखिएगा। और अंडमान निकोबार जो है ये कैसा द्वीप है बताइए। ये टेक्टोनिक द्वीप है। टेक्टोनिक द्वीप क्या होता है ये समझिए। उसी में जब क्या होता है कि दो प्लेट आपस में टकराता है तो एक प्लेट ऊपर चला जाता है और एक प्लेट नीचे चला जाता है। तो जो ऊपर गया है ना प्लेट, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हर बार कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप पे दिखे। कई बार जो ऊपर जा रहा है ये समुद्र में भी दिखता रहता है, ठीक है। तो समुद्र में जो ये पहाड़ है ना ये पहाड़ नुमा नहीं दिखे, पहाड़ का एक छोटा सा चोटी नजर आता है। दरअसल समझिए होता क्या है, ये हमारा समझिए कि समुद्र का तल है, ठीक है। पानी है यहाँ पर, तो ये पानी है, ठीक है। और पानी के नीचे जरूर समुद्र का तल रहा होगा ये था, ठीक है। तो इस समुद्र के तल पे कहीं पे आपको पठार मिलेगा, कहीं पे क्या होगा पहाड़ मिलेगा, ठीक है। कहीं पे ट्रेंचेज मिलेंगे, गर्त मिलेगा, कहीं पे कटक मिलेगा। तो देखिए जो पहाड़ नुमा दिख रहा है आपको समुद्र के अंदर, ये अंदर तो पहाड़ है लेकिन पानी के ऊपर जो है क्योंकि इसका थोड़ा ही हिस्सा निकला हुआ दिखता है तो ये हमको जो पहाड़ जो है दरअसल वो हमको द्वीप के जैसा नजर आता है, ठीक है। तो ये जो द्वीप वगैरह है ना वो द्वीप नहीं, दरअसल क्या है समुद्र के अंदर का पहाड़ी है, ठीक है। तो अंडमान निकोबार जो है ये टेक्टोनिक द्वीप है, ठीक है। अब सर शिवालिक का ही भाग है ना ये? शिवालिक का नहीं, ग्रेट हिमालय जो हिमालय के भाग है। हिमालय के बारे में कहा जाता है कि हिमालय धनुष आकार था, लेकिन जब हिमालय जो है टकराया ना तो कहते हैं कि इसमें मोड़ आ गया, ठीक है। मुड़ गया ये, और मुड़ने के बाद जो है ये इस तरीके से मुड़ा। तो यहाँ से यहाँ तक जो है हमको हिमालय नजर आता है और इसके नीचे जो है ये सब जो हमको अंडमान निकोबार और न्यू मोर आइलैंड और ये सब नजर आता है, ठीक है। ऐसा मान्यता है साइंटिस्टों में, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जो है याद यहाँ पे क्या करना है, अंडमान निकोबार जो है उसके अलग अलग कौन कौन से द्वीप समूह है उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आज देखिए हमको आगे देखिए इसके लिए पेज ऐड किया हुआ। हाँ देखिए ये पहले से मैं ऐड करके रखे थे, समझिए। पहले तो ये देखिए, ये बताइए कि ऊपर अंडमान होगा कि निकोबार होगा। अंडमान है, नीचे निकोबार है। अंडमान निकोबार। ठीक है, ऊपर अंडमान है नीचे निकोबार है। अब इसमें देखिए याद कैसे करना है। ये देखिए अंडमान है ना, पहले इसको यहाँ समझिए। ये अंडमान है, ये 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन सा है? उत्तर अंडमान, दक्षिण अंडमान, ठीक है। उत्तरी, मध्य और दक्षिण। इसको याद करने में कोई मुश्किल है बताइए तो आप? अंडमान को उत्तर, मध्य, दक्षिण 3 भाग में बांट देंगे। तो ये जो पहले अंडमान को हम लोग पूरा पूरा बना लेते हैं, ठीक। ये देखिए ये हमारा इतना दूर में अंडमान हो गया, अब फिर इतना दूर में निकोबार हो गया। अंडमान को हम लोग को कितने भागों में बांटना है? 3 भाग में, ठीक है। 3 भाग जी, यहीं पे देखिए याद ही कर लेना है आज ही, ठीक है ना। बात पहला देखिए एक भाग बांटे, दूसरा चलिए ये वाला क्या कहलाएगा? ऊपर वाला उत्तरी अंडमान, ठीक है। ये मध्य नॉर्दर्न अंडमान। अंडमान, इसको मध्य अंडमान कहेंगे और इसको साउथ दक्षिणी अंडमान। अंडमान। बिल्कुल 3 अंडमान। अंडमान याद करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब हमको आता है निकोबार, इसको समझिए निकोबार कैसा है। लिटिल अंडमान भी होता बिल्कुल है अभी जैसे। बता रहे हैं भाई, बता रहे हैं। अभी उत्तर दक्षिण बस ये याद कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आइए निकोबार पे, ठीक है। निकोबार कितने भागों में बटा हुआ है ये देखिए। पहले तो इंदिरा पॉइंट वाला हम लोग ऑटोमेटिक याद कीजिए, उसी दिन याद कर। इंदिरा गांधी बहुत ग्रेट थी इसलिए इंदिरा पॉइंट कहाँ है? ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार। अब बचा इसका 3 भाग, बिल्कुल। अब देखिए अगला देखिए, उसके बाद है कार निकोबार और लिटिल निकोबार, ठीक है। तो 2 नाम आपको याद रखना, उसको भी हम याद करा देते हैं आपको, ठीक है। कोई भी महान हस्ती है, कोई ग्रेट पर्सनैलिटी है, उसके सामने अगर कोई आएगा तो उसके सामने कैसा नजर आएगा? छोटा ही दिखेगा ना। तो इसीलिए उसके बगल वाला जो है ना ये लिटिल निकोबार है, ठीक है। तो ग्रेटर के बगल में कौन सा होगा ये बताइए? लिटिल, ठीक है। और एक आपका याद कर लीजिएगा, ये सिर्फ याद हो जाए, बाकी 2 याद होगा, तीसरा ऑटोमेटिक याद हो जाता है। अब ये हमारा ना बीच वाला बच जाता है, ठीक है। बीच वाला हम क्यों छोड़े थे ये समझिए। ऊपर भी 3 हो गया,
नीचे भी 3 हो गया, 3-3 में बराबर बांट दिए। उसका जो एक बच गया है ना, उसको हम लोग नाम दे देते हैं क्या, लिटिल अंडमान। ठीक है, जैसे लिटिल निकोबार नाम दिए थे उसी तरह यहाँ पे दे देते हैं लिटिल अंडमान। बस अब देखिए आपको पहले नाम याद हो गया होगा, यहाँ पे हमको रिवाइज कराइए आप पहले। ठीक है, हम लोग आउटपुट बनाने वाले हैं, हमको बताइएगा ये क्या होगा, ये क्या है, 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 ये क्या है। ठीक है, बताइए 1 2 3। 1 में क्या होगा, नॉर्थ अंडमान, नॉर्थ अंडमान, ये 3 नंबर क्या होगा, मिडिल 3 नंबर 3 साउथ बताइए। अंडमान, साउथ अंडमान, दूसरा मादानो मिडिल अंडमान, सबसे नीचे कौन सा है, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार, बीच वाला लिटिल निकोबार, लिटिल लिटिल इसलिए है क्योंकि ये ग्रेट के बगल में है कि नहीं, ग्रेट के सामने कोई भी रहेगा तो लिटिल नजर आएगा ना। लिटिल ठीक है, ओके। ये कार निकोबार कार निकोबार, कार निकोबार, और 3-3 बन गया तो एक लिटिल जो बच गया। लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान। चलिए नाम आप लोगों को याद हो गया ना, हाँ, ठीक है, रिपीट करना भी। ठीक है, नाम याद हो गया आपका, समझिए कि पूरा खेल ही खत्म। बस यही पूछता रहता है कि साउथ से नॉर्थ बताइए, नॉर्थ से साउथ बताइए। ठीक है, और कुछ नहीं पूछता है उसमें। 10 डिग्री 9 डिग्री चैनल है ना, वो अभी हम लोग जोड़ के क्लियर कर लेंगे इसको। नाम याद हो गया, चलिए अंडमान का 4 पार्ट हो गया ना फिर। बिल्कुल अंडमान का 4 हो गया। ठीक है, इसीलिए जब हम इसको जब याद करवाते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, एक अंडमान को थोड़ा साइड में बनाते हैं। ठीक है, 3-3 का पेड़ लगा दीजिए, एक जो बच गया ये लिटिल अंडमान हो गया। ठीक है ना, चलिए हम लोग आगे कुछ चीजों को देखते हैं, क्या है चीज वो समझिए। ठीक है, पहले तो ये समझ लीजिए कि ग्रेट निको यहाँ पे क्या है, इंदिरा पॉइंट है। तो समझना नहीं इसको पढ़ने में। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ग्रेट निकोबार पे। अगला देखो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है उत्तरी अंडमान के बारे में। आइए, तो उत्तरी अंडमान जो है ना, इस पे नारकोंडम, ठीक है, नारकोंडम करके है, ये सुषुप्त ज्वालामुखी है। यानी किसी जमाने में यहाँ ज्वालामुखी रहा था, लेकिन अब ये क्या हो चुका है, सुषुप्त हो चुका है। ठीक है, नॉर्थ में घुसे तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, नारकोंडम मिल गया। ठीक है, एन से याद रखिएगा, नॉर्थ में घुसे नारकोंडम मिला, ये सुषुप्त है। ठीक है, क्योंकि ये सुषुप्त है, अभी ठंडा है, इसलिए हम क्या करेंगे, आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमको क्या मिल गया, सैंडल, सॉरी मिडिल पे क्या है, बैरल। ठीक है, बैरल द्वीप है, और बैरल द्वीप क्या है, ज्वालामुखी सक्रिय है। ज्वालामुखी सक्रिय है वो। बिल्कुल, तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। बिल्कुल, देखिए याद कैसे करना है ये समझिए। नॉर्दर्न अंडमान पे एन से नारकोंडम है, लेकिन ये सुषुप्त है। चूंकि ये सुषुप्त है तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, और आगे बढ़े तो हमको बैरन मिला। और बैरन कैसा है, ये सक्रिय। बिल्कुल सक्रिय हो गया। अच्छा, एक चीज और याद रखिए, क्या याद करना है, ये जो नॉर्दर्न अंडमान है, नॉर्दर्न अंडमान, हमको एक सैडल पीक भी मिला है। सैडल पीक जो है ना, ये अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पीक है। ठीक है, तो नॉर्दर्न अंडमान पे क्या याद रखना है, नॉर्दर्न अंडमान सबसे नॉर्थ में है, इस पे नारकोंडम है जो सुषुप्त ज्वालामुखी है, साथ में सैडल पीक है जो अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ठीक है, मिडिल अंडमान पे क्या पढ़े थे, यहाँ पे बैरन द्वीप है इसके बगल में, और बैरन द्वीप क्या है, बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, उसके बाद आते हैं दक्षिणी अंडमान पे। साउदर्न याद रखिए, यहाँ पे क्या है, पोर्ट ब्लेयर। अब ये समझिए कि पोर्ट ब्लेयर किस पे है, साउदर्न अंडमान पे, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम बताइए क्या है, श्री विजयपुरम। बिल्कुल, श्री विजयपुरम। ओके, इसके बाद जो है अपना लिटिल अंडमान आता है। लिटिल अंडमान याद है। अब देखिए एक चीज गौर कीजिए, अंडमान और निकोबार है ना, अंडमान निकोबार नाम में कितना, ये ऊपर अंडमान हो गया, नीचे निकोबार हो गया, तो इसको जो बीच में एक काटता है। ठीक है, और इसको क्या करते हैं, कितना डिग्री चैनल होगा ये, 10 डिग्री। 10 डिग्री अंडमान और निकोबार है ना, बड़ा बड़ा नाम है, इन दोनों को कौन बांट दिया, 10 डिग्री चैनल। बस इतना याद रखिए। ठीक है, ओके, अगला देखिए, हो गया, क्लियर हो गया, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, इतना याद हो गया, आपका काम क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग रिवाइज करते हैं एक बार फिर से। ठीक है, नॉर्थ साउथ फोटो बना रहे हैं, आपको बताना है कि क्या क्या है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए 7 नंबर बताइए क्या है ये, ग्रेट निकोबार ग्रेट निकोबार।
ग्रेट निकोबार पे क्या पढ़े थे, क्या है यहाँ पे? इंदिरा पॉइंट। जंगल इंदिरा और हाँ, पहला नंबर पे क्या पढ़े थे बताइए, पहला नंबर पे क्या था, कौन सा द्वीप है ये? नॉर्थ कौन सा? अंडमान नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान अंडमान। क्या क्या यहाँ पे और- हम लोग देखे थे? नारकोंडा। नारकोंडा नारकोंडम। क्या ठीक है, अंडमान निकोबार 738 मीटर। चलिए मिडिल अंडमान पढ़े थे? मिडिल अंडमान बैरन बैरन बिल्कुल, बैरन, सक्रिय ज्वालामुखी। ठीक है, बैरन भी पढ़े थे। राजधानी का नाम भी चेंज कर दिया गया है सर। जी बता दिया गया है वो, ठीक है। ठीक है, अब ये तीसरा वाला क्या बचा है? साउथ अंडमान साउथ साउथ अंडमान। अंडमान यहाँ पे क्या है? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर। विजयपुरम विजयपुरम। विजयपुरम। ठीक, ये चौथा जो अलग हो गया है इसका नाम क्या है? लिटिल अंडमान चलिए, अंडमान और निकोबार दोनों अलग अलग है, इसके बीच जो लाइन है इसको कौन सा हरजेरी लिखना है? चेना। 10 डिग्री। चलिए, ये जो ग्रेट निकोबार है, ठीक है, उसके बगल में कौन सा है जो क्या हो गया है, लिटिल हो गया है, लिटिल निकोबार और जो बच गया है ये? कार निकोबार निकोबार। चलिए, इसको याद करने में कोई समस्या है क्या आप लोगों को? नो सर। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छी बात है, अगर नहीं याद था तो याद भी हो गया, और इसको हम 2-3 दिन आपको लगातार याद करवाएंगे, ठीक है, रिवाइज कराएंगे। 2 बार तो आप ही रिवाइज करवा दिए। बिल्कुल सर, है ना, हम इसी तरह रिवाइज करा, मेरा भरोसा है कि आप लोग यहीं से सब कुछ याद करके जाएं, ठीक है ना। जी, घर में जब कुछ मैप वाला जो है ना सर, मतलब क्लियर हो जाता है। मैप से जो पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, कभी भूलने का ये नहीं आएगा, एक बार क्लियर हो जाने के बाद। देखिए होता क्या है ना, ज्योग्राफी जो है ना, ज्योग्राफी है ही मैप ही है, ठीक है, ग्लोब और मैप के अलावा ज्योग्राफी में कुछ है ही नहीं। जो भी चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जिस दिन आप इन सब चीजों को मैप में पढ़ना बताना सीख जाएंगे, समझ लीजिए उस दिन ज्योग्राफी आपके हाथ पे आ गया है, ठीक है। चलिए, हमारा अंडमान निकोबार खत्म हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे लक्षद्वीप के बारे में। लक्षद्वीप के बारे में ये पढ़ेंगे कि यहाँ पे कुल कितने द्वीप हैं? 36। इसमें से 10 ही पे लोग निवास करते हैं। ओके, 10 पे रहता है। अब इसमें ना बस 2 ही सवाल पूछता है। सवाल क्या पूछता है? इसकी राजधानी कावारती, ठीक है। अब इसको इस तरह समझिए कि ये हमारा क्या है, भारत है, ठीक है। यहाँ पे श्रीलंका है, इधर अंडमान निकोबार है। कि यहाँ पे समझिए क्या है कि ये इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है ना। 0 डिग्री से अंडमान और निकोबार के बीच में जो लाइन जा रहा था, ये कौन सा लाइन था, कितना डिग्री था वो? 10 डिग्री। 10 डिग्री। 10 डिग्री था। कहने का मतलब क्या है, यहाँ 0 डिग्री रहा था, यहाँ कहीं 1 डिग्री रहा होगा, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, इस तरह करके यहाँ पे 10 डिग्री आ गया होगा, ठीक है ना। यही तो कह रहे थे हम, है कि नहीं। अब उसी तरीके से इस तरफ आइए, तो यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से कुछ रहेगा, है कि नहीं। तो यहीं पर क्या होता है, यहीं पे हमको एक 8 डिग्री मिलता है, एक 9 डिग्री मिलता है, ठीक है। तो यहाँ समझिए कि भारत के नीचे यहाँ पे है मालदीव, क्या है, मालदीव, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप और मालदीव के बीच क्या है, मिनी मिनिकॉय। मिनी ठीक है। तो क्या होता है, मालदीव और मिनी क्वाई के बीच जो एक लाइन है ना, वो कौन सा लाइन है, ये 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री। ठीक है। 8 डिग्री क्यों है ये समझिए, क्योंकि मालदीव जो है ना, ये इक्वेटर के बहुत नजदीक है, बहुत दक्षिण में है, तो पहले तो 8 डिग्री ही आएगा ना, ठीक है। तो 8 डिग्री पहले आता है, फिर मिनी क्वाई और लक्षद्वीप के बीच कौन सा डिग्री है, 9 डिग्री। अंडमान और अंडमान निकोबार के पास कौन सा है, 10 डिग्री। अब देखिए आप लोगों को याद हो गया होगा, है ना। ये तो ऊपर है तो सर 9 डिग्री, इधर तो 10 डिग्री, मतलब नीचे ही है। बिल्कुल, है ना, ये तो है ही, अलग ही है वो 10 डिग्री। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि 9 इधर है कि उधर है, तो याद ये कर, मालदीव चूंकि क्या है, इक्वेटर के बहुत नजदीक है, ठीक है, ये 0 डिग्री बहुत नजदीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा कुछ कर देगा, तो 8 डिग्री जो है वो मालदीव और मिनिक्वाई को अलग कर देगा। फिर लक्षद्वीप का ही जो दक्षिणी कोई द्वीप है ना, जिसका नाम मिनिक्वाई है, तो लक्षद्वीप और मिनिक्वाई को कौन अलग करता है, ये 9 डिग्री कर देता है, ठीक है। इस तरीके से जो है अपना द्वीप समूह जो है वो खत्म हुआ, ठीक है। द्वीप में हम लोग क्या क्या पढ़े, रिवाइज कीजिए। द्वीप में 2 तरीके का द्वीप पढ़े, बंगाल की खाड़ी का द्वीप और अरब सागर का द्वीप। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार है, अरब सागर में कौन सा है, लक्षद्वीप है, ठीक है। अंडमान निकोबार में 7 द्वीप टोटल थे, उसमें से पहले नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ठीक है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। इधर हम लोग पढ़े लक्षद्वीप, मिनी क्वाई और मालदीव।
मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। द्वीप समूह हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, कोई क्वेश्चन है राइट हो रहा है तो पूछ। चलिए आगे बढ़ा जाए। सर, जी बोलिए। जैसे क्या कहते हैं परवाल होता है ना, प्रवाल, बिल्कुल हाँ, कोरल। ठीक है, बोलिए कोरल के बारे कोरल, में। वो यानी हमेशा ज्यादातर में वो पूरब के दिशा में बनता है। भारत को तो फिर पश्चिम में, अरब सागर पश्चिम में है और यानी लक्षद्वीप भी पश्चिम है, तो फिर यहाँ पे कैसे बनता है? देखिए, ये आपको कैसे पता चला कि हमेशा पूरब में बनता है? ये कहाँ पढ़े आप ये चीज? जैसे ऑस्ट्रेलिया का है ना, पूर्वी क्षेत्र पे सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये कहाँ आप पढ़ लिए कि सिर्फ दक्षिण या पश्चिम में ही होगा? देखिए होता क्या है, ये समझिए। जो कोरल होता है ना, ये हम लोग पहले दिन ये बात हम लोग जिक्र भी किए थे कि कोरल के बनने के लिए कुछ फेवरेबल उसका है ना, पसंदीदा जगह होता है, फेवरेबल टाइप होता है, क्लाइमेट होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या होता है? एक तो सैलिनिटी, नमकीनता जो होता है ना पानी का, ये जो है आपको एवरेज होना चाहिए 27 के आसपास। ठीक है, 24 या 27 है। उसके बाद पानी का टेम्परेचर जो है ये शायद 24 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो तीन चीज और है इसमें। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो उसका फेवरेबल, जो उसका पसंदीदा चीज है, वो जहां मिल जाएगा ना वहीं कोरल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की जरूरत नहीं है, समझे? हाँ, ये आप गलत कहीं पढ़ लिए कि सिर्फ नॉर्थ या साउथ। ऐसा हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया में वहीं पे है। ठीक है, लेकिन हाँ बिल्कुल, लेकिन ऐसा कह देना कि हर जगह यही होगा, ये गलत है। ठीक है ना, जब हम लोग डेजर्ट पढ़ेंगे ना, मरुस्थल, उसमें ये कॉन्सेप्ट आता है कि विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं वो हमेशा महाद्वीपों के पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे देखिए थार मरुस्थल कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो मरुस्थल कहाँ होगा? वेस्ट में। सहारा की बात कीजिए, सहारा कहाँ है? इधर है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, यहाँ भी वेस्ट में है। ठीक है, तो उधर मोजाबे है, मोजाबे। ठीक है, मोजाबे अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, ये अमेरिका हो गया, वो भी मोजाबे भी यहीं पे है, ये भी इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। तो कहा जाता है कि दुनिया का जितना भी डेजर्ट है वो हमेशा वेस्ट में क्यों होता है? ये हम डीजल धारा के पास। बिल्कुल, जब ये हम लोग डेजर्ट पढ़ेंगे ना उस समय इन चीजों को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी और आप लोगों के अंदर हिम्मत है एक टॉपिक और क्लियर कर दें? यस सर। हाँ सर, हाँ हाँ कर दीजिए। बिल्कुल, आज जो है हम लोग एक चीज और पढ़ लेंगे। ठीक है, प्राकृतिक दर्रे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, पठार पढ़ लिए, द्वीप पढ़ लिए, तो पहाड़ का होगा माउंटेन, उसी से जुड़ा हुआ हमारा दर्रा भी है। ठीक है, दर्रे। और दर्रों से आप लोगों को आइडिया होगा कि हर साल है ना कोई नाम दे के पूछ ही देता है कि दर्रा कहाँ है। ठीक है, बस आज हम लोग को दर्रा भी याद करना है। ठीक है, इसको याद करने के लिए तैयार हैं आप लोग? ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट है, बस याद करना है। ठीक है, सिर्फ याद करना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। दर्रे का बस एक ही कॉन्सेप्ट है कि ये हमेशा पहाड़ी क्षेत्र में होगा। ठीक है, पहाड़ों के बीच में ही दर्रा होगा। ठीक है, हम लोगों को नाम याद करना है। आज जो है ना, बस एक बार सुन लीजिए ये सब दर्रा। आज आप लोग पहले ही 2-3 चीज याद कर चुके हैं, इसको हम कल याद करवा देंगे। ठीक है, चलिए मेरे साथ जो है आप लोग बस देखते जाइए कि कहाँ किस चीज का बात हो रहा है। सबसे पहले जन उत्तराखंड, उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में देखिए कौन कौन सा दर्रा नजर आ रहा है? मानव नीति मानस नीति लेख और बिल्कुल, कोशिश कीजिएगा ना, आज जो है आप लोग ये होमवर्क समझ लीजिए, दर्रा है ना याद करके आइएगा। ठीक है, हम बस अभी एक बार दिखा देते हैं कौन कहाँ पे है, याद करके आप आइएगा। कल हम लोग एक ब्लैंक मैप लेंगे और वहाँ पे फटाफट इसको बना के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलिए उत्तराखंड का याद रखिएगा, माना, नीति, लिपुलेख और थांगला। सिक्किम का भी बहुत रखिएगा, सिक्किम का नाथुला, कालेपला। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ये 2 की साथ याद हो जाए तो ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है ना वो जरूर याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? दीपू दर्रा, यांगयाम दर्रा, बोमडिल्ला दर्रा। ठीक है, ये 3 तो अगर याद हो गया तो बढ़िया है, नहीं छोड़ दीजिएगा। इसमें से लेकिन सेला सुरंग जरूर याद रखिएगा, अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में रहा है सेला सुरंग। ठीक है, चलिए मणिपुर का देखिए, मणिपुर का तुजू दर्रा एक ही है, याद रखिएगा, मणिपुर तुजू। मणिपुर जो है ये म्यांमार जाने के लिए ये दर्रा का प्रयोग करते हैं लोग। ठीक है, 1 2 3 4 4 राज्य हो गया। ठीक है, 4 राज्य भी एक लाइन याद करना है, 1 2 3 4। यहाँ देखिए पहला नंबर पे कौन सा है? मणिपुर तुजू। ठीक है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल में है बोमडिल्ला, यांगयाप, दीफू और सेला सुरंग।
कैलाश सुरंग पे अभी एक रोड भी बना है, ये करंट में न्यूज में रहा था। ठीक है, चलिए सिक्किम में देखिए क्या है, नाथुला जालेपला। पानी इधर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बिल्कुल ये सब टीचर में पूछा हुआ ही हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट जो है वही बताया जा रहा है। ठीक है, नाथुला और जालेपला याद रखिएगा। और देखिए उत्तराखंड का जो है ना, ये याद रखिएगा, माना नीति लिपुलेख और थांगल। ठीक है, चलिए ये 4 हो गया। अभी बस ये 4 इधर याद कीजिएगा, ठीक है ना, ये 4 है। अब हम लोग नीचे चलते हैं। नीचे में 3 दर्रा बहुत फेमस है, घाट, घोरघाट, पालघाट। पालघाट, घोरघाट, पालघाट। अच्छा ये बताइए, आरएसएस जो है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर। नागपुर। नागपुर में, ठीक है। नागपुर ऊपर की तरफ है, ठीक है ना, और नीचे है अपना पुणे। ठीक है, इधर नागपुर हो गया, इधर हो गया पुणे। तो देखिए मुंबई है यहाँ पे, मुंबई से जब नासिक जाइएगा और मुंबई से पुणे जाइएगा, ये 2 चीज होता है। मुंबई जो है यहाँ पे है, मुंबई से जब नासिक जाइएगा ना, तो नासिक में क्या होता है, बीच में थाल घाट आता है। ठीक है, अब कई बार कंफ्यूजन होता है, थाल किधर है, भोर घाट किधर है। इसको याद करने का ना एक ट्रिक निकालते हैं, ठीक है। इसको अन्यथा नहीं लीजिएगा, दूसरे वे में, है ना, किसी को हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं। कहने की बात ये है कि जो आरएसएस में जो होते हैं ना लोग, तो उनका एक ना ड्रेस कोड है, आप लोगों को आइडिया होगा ना ड्रेस कोड का, है कि नहीं, पैंट है, टोपी है, शर्ट है। तो वो लोग ना सुबह सुबह में क्या होता है ना, लाठी वगैरह लेके वो परेड करते हैं अपना। उसी में आप जो है ना एक इमेजिन कीजिए कि वो लोग कपड़ा वगैरह पहन के लाठी लेके और थाली बजाते हुए जाते हैं। ठीक है, तो थाल घाट जो है ना आप उससे याद कर सकते हैं। ठीक है, थाल घाट किसको जोड़ता है, मुंबई को नासिक, सॉरी नागपुर से। घाट, नागपुर, ये सब थोड़ा जोड़ लीजिएगा। और जो बच जाता है ना पुणे का, तो पुणे के साथ एक कहानी ये जोड़ लीजिए कि मुंबई से जब पुणे जाएंगे ना, तो पहले एक समय में क्या होता था, अभी तो वर्तमान में बहुत सुविधा हो गई है, पहले मुंबई से पुणे के बीच में रोड बहुत अच्छा था नहीं। ठीक है, बहुत दिक्कत होती थी, पहाड़ी क्षेत्र है ना, वेस्टर्न घाट का इलाका है। तो भारत सरकार क्या की, उधर जो उस क्षेत्र में फिर बढ़िया रोड व्यवस्था बनाया। ठीक है, और रोड व्यवस्था बनाने से फायदा ये हो गया कि रात में लोग जो है वहां निकलता है मुंबई में, सुबह सुबह कहाँ पहुंच जाता है, पुणे। ठीक है, तो मॉर्निंग को जो है भोर भी कहते हैं। ठीक है ना, तो भोर घाट कहाँ होगा, पुणे में। ठीक है, और थाली बजाते हुए जाएगा कहाँ, नागपुर। नासिक। भोर घाट जब याद हो गया तो पाल घाट ऑटोमेटिक है कि एक नीचे बचेगा, है कि नहीं। यह 3 याद हो गया आपको। ठीक है, चलिए पाल घाट याद हो गया, भोर घाट हो गया, पाल घाट हो गया, 3 क्लियर हो गया। आपको ये बताइए मणिपुर का क्या है, मौजूद दर्रा। ठीक है, नाथुला जालेपला कहाँ है बताइए, किस राज्य में। सिक्किम में। सिक्किम। ठीक है, नीति माना लिपुलेख कहाँ है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, गोमडीलावती कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश। दीपू दर्रा, अरुणाचल प्रदेश। पता है आपको, दीपू नाम से नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ होगा, हाँ। अरुणाचल प्रदेश में ही होगा ना। अरुणाचल प्रदेश में। बिल्कुल, तो याद है। और शैला सुरंग वर्तमान में रोड बना है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये भी अरुणाचल में है। हम लोगों को याद क्या क्या हो गया है, ये पूरब के 3-4 राज्य याद हो गए हैं, और नीचे का जो 3 इंपॉर्टेंट है वो याद हो गया है। बच कौन सा गया है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल, मात्र 3 बचा है। ठीक है, मात्र 3 बचा है। ये 3 जो है ना हम आप लोगों को होमवर्क देते हैं। ठीक है, इसको बहुत लोगों को याद भी होगा, इसको याद करके आइएगा, बाकी हम लोग कल जो है अच्छे से इसको रिवाइज करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं है सर। चलिए एक तो चीज जो है, लास्ट हम लोग क्लास को लास्ट करने से पहले एक लास्ट चीज डिस्कस कर लेते हैं। वो ये है कि हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था ना, वर्ल्ड मैप देखे थे। वर्ल्ड मैप में 7 कॉन्टिनेंट और 5 ओशन देखे थे। ठीक है, उसके बाद और बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में देखे थे। दूसरे क्लास में हम लोग क्या किए थे, भारत के परिचय के बारे में पढ़े थे। ठीक है, जैसे 28 राज्य देखे थे, उसके बाद 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, भारत का अन्य देशों के साथ बाउंड्री पढ़े थे। ठीक है, कैपिटल देखे थे, ये सब पढ़े थे। ठीक है, कर्क रेखा पढ़े थे, राष्ट्रीय तिथि रेखा पढ़े थे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का रेखा पढ़े थे। कितने राज्यों से गुजरता है IST, और 8 राज्य से। नहीं भाई, कर्क रेखा 5 और एक कर्क रेखा अनलिमिटेड। से गुजरती है 5 होगा। IST 5। हाँ 5। ठीक है, तीसरी क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे माउंटेन। ठीक है, लेकिन माउंटेन पर क्या कर रहे थे हम लोग कि भारत जो है ना, भारत इसको फिजिकली जो है मतलब पॉलिटिकली तो 28 भाग में बांट दिए थे ना, 28 राज्यों में, लेकिन ज्योग्राफिकली जो है ना ये 6 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, 6 भाग कौन कौन सा हो सकता है, एक तो माउंटेन है, एक है प्लेट्यू। ठीक है, फिर एक है प्लेन,
ठीक है। फिर एक है प्लेन के बाद क्या है, डेजर्ट है, ठीक है। डेजर्ट, उसके बाद है द्वीप समूह है, आइसलैंड, आइलैंड, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल। घाट और ईस्टर्न घाट पर है, ठीक है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग माउंटेन पढ़ लिए थे, प्लेट्यू पढ़े, उसके बाद हम लोग द्वीप पढ़े, उसके बाद ये वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट भी जो है हम लोग पहाड़ के साथ ही पढ़ लिए। बच गया हमारा प्लेन और डेजर्ट, ठीक है। तो प्लेन और डेजर्ट, तो कल हम लोग जो है क्या करेंगे, शॉर्ट में रिवाइज करेंगे, उसके साथ हम लोग जो आज दर्रा कुछ बच गया उसको रिपीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्लेन पढ़ेंगे, लेकिन प्लेन बनता है रिवर्स के कारण, है ना, नदियों के कारण। तो पहले हम लोग भारत के प्रमुख नदी को देखेंगे, नदियों के पैटर्न को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें इंडस पढ़िएगा, इसमें गंगा पढ़िएगा, फिर नीचे दक्षिण भारत की नदियों को पढ़ेंगे, ठीक है। जब नदी समझ में आ जाएगा तो नदी से फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बाढ़ कैसे आता है, ठीक है। बाढ़ पढ़ेंगे, एस्ट्यूरीज पढ़ेंगे, ठीक है, ज्वार नदमुख पढ़ेंगे, ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या, भाभर पढ़ेंगे, तराई पढ़ेंगे, उसके बाद खादर पढ़ेंगे, ठीक है, और बांगर पढ़ेंगे। जैसे ये 3 चीज पढ़ लीजिएगा, आपको ये प्लेन समझने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। जैसे ही प्लेन समझने के तैयार होइएगा, भारत के प्लेन को 3-4 भाग नदियों के हिसाब से बांट देंगे, ठीक है। बस हमारा प्लेन भी खत्म हो जाएगा। उसका डेजर्ट तो 2-3 मिनट का कहानी है, ठीक है। हमारा भारत का परिचय खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो है हम लोग उस पर चलेंगे, मिनरल्स वगैरह पे चलेंगे, रिसोर्सेज पे चलेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी जो है तेजी से खत्म हो रहा है, हमको लगता है मुश्किल से जो है 5 से 6 दिन में इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन आ रहा है आप लोग पूछ सकते हैं, या याद करने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना, मजा आ रहा है पढ़ने में? यस सर। हाँ सर। ओके, ठीक। तो आज का क्लास फिर खत्म किया जाए। यस सर। 2 घंटे में क्लियर भी हो गया है धीरे धीरे। ओके, और आप लोगों को कुछ कहना है, कुछ शेयर करना है तो कीजिए, है ना।